अब बात करेंगे अगली रिपोर्ट की। असम में गुवाहाटी के मशहूर कामाख्या मंदिर में देश भर से साधु संत पहुंच रहे हैं। यहां 22 जून से अंबुबाची मेला शुरू होने जा रहा है। ये त्योहार नारी शक्ति की प्रतीक मां देवी कामाख्या के सम्मान में मनाया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। असम में गुवाहाटी के मशहूर कामाख्या मंदिर में देश भर से साधु संत पहुंच रहे हैं। यहां 22 जून से अंबुबाची मेला शुरू होने जा रहा है। ये त्योहार नारी शक्ति की प्रतीक देवी कामाख्या के सम्मान में मनाया जाता है। माता जी तो स्वयं जगजननी माता है। कामाख्या देवी दुनिया के देश के आते हैं, विदेशन से आते हैं माता के दर्शन करने। शिव की मनोकामना पूरी होती है। माँ के दर्शन बहुत अच्छा लगे। बहुत दिनों से ये माँ का आने का खूब था, तो अभी आए तो बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए? पहली बार आए हैं। माँ को देख के आनंद हुए। कितने लोग आए? हम लोग 3 लोग आए हैं। अभी कितने दिन रहेंगे अभी 4-5 दिन। ये त्योहार देवी कामाख्या के सालाना मासिक धर्म का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दौरान धरती उपजाऊ हो जाती है। मैं माता जी के दरबार में घर से अकेले चला, अपने यहाँ से अकेले आया माँ के दर्शन करने। अब 5वां बार मैं 27 तारीख तक रहेगा इधर। कैसा लगता है? मैं माँ के दरबार में, माँ के गोद में अपनी जान पड़ा हूँ। मैं हर साल आता हूँ, माँ के आराध्य करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। अपना हमको दिव्य शक्ति मिलता है, पावर ताकत मिलता है, लोक कल्याण होता है। मंदिर के अधिकारियों का कहना है कि वे त्योहार के दौरान आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी सुविधा के लिए 21 जून से महीने के आखिर तक VIP पास जारी करना बंद कर दिया गया है। मंदिर के आसपास 20,000 श्रद्धालुओं के ठहरने का बंदोबस्त किया गया है। इस 3 दिन में इधर जप करने के लिए आता है हम लोग, इसीलिए अरे माँ जागृत है बहुत। हाँ, इसके लिए सिद्धि पाने के लिए माँ का आशीर्वाद पाने के लिए हम संतान लोग इधर आते हैं। माँ को शरण करते हैं, जप तप करते हैं। लेकिन एक बात है, पहले आता था यह मंदिर के बगल में ठहरने देता रात में। अभी कोई मंदिर में जो सब जगह में ठहरने देता है वो अभी देता नहीं। त्योहार में पहले 3 दिन कामाख्या मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। माना जाता है कि उस समय देवी मासिक धर्म से गुजरती हैं। सिर्फ मंदिर के बाहर तरह तरह की पूजा की जाती है। चौथे दिन मंदिर का दरवाजा खुलने के बाद श्रद्धालु अंदर जाकर पूजा पाठ करते हैं। और देश की बात में अब खबरें उत्तर प्रदेश से। अमरोहा से अहम खबर सामने आ रही, जहां बीजेपी की पूर्व विधायक संगीता चौहान का बयान सामने आया। सही कैंडिडेट का चयन न होने से कम सीटें आई हैं। संगीता चौहान के द्वारा यह बात कही गई। उन्होंने कहा कि चुनाव में कार्यकर्ताओं की सहभागिता कम रही है। तो संगीता चौहान के द्वारा यह बात कही गई। पार्टी हार की कर रही है समीक्षा। संगीता चौहान के द्वारा ये बातें कही गई हैं। चुनाव में कार्यकर्ताओं की सहभागिता पर उन्होंने सवाल उठाए। तो अमरोहा से अहम खबर, बीजेपी के पूर्व विधायक संगीता चौहान का बयान सामने आया है। चुनाव समीक्षा पर उन्होंने बयान दिए हैं। सही कैंडिडेट का चयन न होने से कई सीटें कम आई हैं। चुनाव में कार्यकर्ताओं की सहभागिता भी कम रही है। संगीता चौहान के द्वारा यह बात कही गई। अमरोहा बीजेपी के पूर्व विधायक हैं। पार्टी हार की समीक्षा कर रही है। तो बीजेपी की पूर्व विधायक संगीता चौहान के द्वारा यह बात कही गई। अमरोहा से इस वक्त की अहम खबर। उन्होंने कहा कि कैंडिडेट का सही चयन न होने की वजह से सीटें कम आई हैं। इसके अलावा चुनाव में कार्यकर्ताओं की सहभागिता पर भी उन्होंने सवाल उठाए। देखिए, मोदी जी, योगी जी भरपूर मेहनत करके उत्तर प्रदेश को इस स्तर पे लाए। अब हमारा अभी नैतिक फर्ज है कि हम उनका पूरी जिस तरह से सहयोग कर सके करें। मेरे पति ने सन 91 में यहाँ पर आकर पहली बार भाजपा का झंडा लहराया। उस वक्त हमारी गाड़ी पे लोग पत्थर फेंका था। इस पार्टी की नींव मेरे पति द्वारा रखी गई है। मैं उसका संरक्षण नहीं करूँगी तो फिर मैं भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँ। इसलिए मुझे जहाँ पे लगा कि बहुत ज़रूरत है
कंवर जी को मदद की। और इस वक्त मोदी जी 2 बार आके गए, 4 बार योगी जी आके, और हम लोगों का छोटा सा एक सहयोग नहीं होता तो हमें भी दिक्कत आ सकती थी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा अलग से सोच के तो अपने मन से अपने चुनाव की तरफ। अगली अहम खबर हमीरपुर से आ रही, जहां नदी में डूबने से 3 किशोरों की मौत हुई है। नदी में उतराते मिले हैं तीनों के शव। तलाश करने पर परिजनों को नदी में मिले हैं शव। पौथिया गांव की बेतवा नदी का यह पूरा मामला है, जहां नदी नहाने गए 3 किशोरों के शव बरामद हुए हैं। तीनों किशोर नदी में डूबे हैं, उनके शव उतराते मिले हैं। पौथिया गांव की बेतवा नदी का यह पूरा मामला है। तो हमीरपुर से अहम खबर, नदी में डूबने से 3 किशोरों की मौत हुई है। नदी में उतराते मिले हैं तीनों किशोरों के शव। तलाश करने पर परिजनों को नदी में मिले हैं शव। पैथिया गांव की बेतवा नदी का है पूरा मामला। बात करेंगे अगली अहम खबर की। बहराइच से अगली अहम खबर है, जहां धरने पर बैठी रेप पीड़िता की हालत बिगड़ी है। आपको बता दें, कल से धरने पर बैठी है रेप पीड़िता। परिवार के साथ धरने पर बैठी रेप पीड़िता की हालत बिगड़ी है। कलेक्ट्रेट परिसर के धरना स्थल पर हालत बिगड़ी है रेप पीड़िता की। पुलिस ने एम्बुलेंस के माध्यम से रेप पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया है। महिला अस्पताल में रेप पीड़िता का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि रेप पीड़िता का प्रसव कराने को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैंग रेप से नाबालिग हुई थी 9 माह की गर्भवती। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कल धरने पर बैठी थी। परिजनों संग धरने पर बैठी रेप पीड़िता को लेबर पेन हुआ है, जिसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से पुलिस ने उसको महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रेप पीड़िता का इलाज चल रहा है। जनपद बहराइच के थाना पयागपुर इलाके की यह पूरी घटना। तो धरने पर बैठी रेप पीड़िता की हालत बिगड़ी है। आपको बता दें, कल से परिवार के साथ धरने पर बैठी है रेप पीड़िता। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह धरने पर बैठी रेप पीड़िता। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। संभल में एक संत ने जमीन के नीचे अकूत खजाना होने का दावा किया। जमीन खुदवाने को लेकर संत ने एसडीएम को एक पत्र भी दिया। संत ने करीब 1 ट्रक खजाना होने का दावा किया। स्थानीय प्रशासन खुद को इस मामले से अलग रखे हुए हैं। इस मसले पर अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। पूरा मामला गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव भगऊ स्थित खेड़ेश्वर मंदिर इलाके का है। मंदिर में रहने वाले संत धर्मदास का दावा है कि यहाँ जमीन में 1 ट्रक खजाना है। स्वप्न में उन्होंने खजाना देखा है। खजाने की खुदाई के लिए संत ने मौके, हवन आदि सभी कर्मकांड पूरे करने का दावा किया है। वहीं एसडीएम को पत्र देकर खजाना खुदवाने की मांग की है। संत का ये भी दावा है कि उन्होंने दिल्ली से मशीन मंगाकर जांच कराई है, जिसमें खजाना होने की पुष्टि हुई है। बावजूद संत जमीन में खजाना होने के अपने दावे पर कायम है। वहीं इस ग्राम सभा क्षेत्र के प्रधान के पति ने खजाने की जानकारी से इनकार किया और हालांकि उनका कहना है कि बड़े बूढ़े कंकड़ पत्थर निकलने की बात पहले से कहते आए हैं, मगर अभी तक किसी ने खजाना देखा नहीं है। मगर बगैर देखे वो कुछ नहीं कह सकते। ये यहाँ पर पौराणिक खेड़ी माता जी का एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे लोग बताते थे, हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि माता का मंदिर है, यहाँ जमीन के नीचे कंकड़ पत्थर निकलते हैं, शायद खजाना भी हो सकता है। लेकिन हमारे होश में कभी हमने इस चीज़ का कोई ना जिक्र देखा, ना ही कोई चीज़ देखी है। इस चीज़ के बारे में हमें कोई ज्ञात नहीं है। अगर कुछ दिखता तो हम आपको अवश्य बताते। खजाना बता रहे हैं एक बाबा यहाँ पर। हाँ। जमीन में तो क्या जानकारी है खजाने के बारे में? मशीन यहाँ चेक करवे आई थी दिल्ली से, 4 आदमी आए थे जी। उन्होंने चेक करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ से यहाँ खजाना है, यहाँ से वो पेड़ है वहाँ तक। अच्छा, कितना खजाना बता रहे हैं? वो तो 1 ट्रक बता रहे। क्या चाहते हैं आप लोग? आपने उतारे निकाल लो। आप ही चाहते निकाल लिया जाए उस खजाना? और अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। शामली पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे बस चालक व परिचालकों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने एक शिकायती पत्र भी पुलिस अधीक्षक को सौंपा है।
उन्होंने अपने पत्र में बताया है कि जनपद में 200 बसों का संचालन किया जाता है। बस जनपद भर के ग्रामीण क्षेत्रों सहित आसपास के कस्बों में सवारियां लेकर जाती हैं। साथ ही उनका आरोप है कि जनपद भर के सड़कों पर अवैध रूप से 3 व्हीलर व अन्य डग्गामार वाहन दौड़ रहे हैं। जब बस चालक व परिचालक डग्गामार वाहनों को रोकने का प्रयास करते हैं तो वो उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। बस चालक अपना टैक्स समय पर जमा करते हैं और डग्गामार वाहन बिना टैक्स जमा किए ही सड़कों पर अपने वाहनों को दौड़ा रहे हैं। डग्गामार वाहनों से हादसों की भी आशंका बनी रहती है। नगर में संचालित 3 व्हीलर नगर पालिका क्षेत्र के दायरे में ही चला सकते हैं, मगर वह बस के रूट पर भी सड़कों पर दौड़ते हैं। इस दौरान दर्जनों बस संचालकों ने डग्गामार वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। ये मामला है अवैध टेम्पू का, जबकि ना हमें प्राइवेट मोटर मालिक, हमारे पास है सरकार के दिए हुए परमिट। इनके पास परमिट तो है लेकिन वे है नगर पालिका के दायरे में, ये हमारे रूट पे चलते हैं। हमें इनसे बहुत हानि है। हम सरकार को 7340 रुपये हर महीना टैक्स देते हैं पर गाड़ी पर महीना, और हम इतना परेशान हैं इनसे। मारपीट करे, अपनी औरतों को लावे। अगर हमारे मुंशी या हमारे एजेंट ना रोकते हैं ड्राइवर कंडक्टर, उनके साथ मारपीट करते हैं, फिर इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। ये मामला है। टैक्सी ने तो आपको सारा चीज़ बताई दी। यही मुद्दा है। पूरे ज़िले में संचालित बस 200 के करीब है। टेम्पो का सीमा कोई नगर पालिका क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। ये जो 16 किलोमीटर का मामला है, ये मंडल में तो 8 किलोमीटर एक साइड जाकर 8 वापसी हो जाएगा। नगर पालिका की सीमा 4 किलोमीटर की है। वो अपनी 4 किलोमीटर के दायरे में रहे, या डीएम बिंदु से रहे, साहब के बिंदु से रहे, या नगर पालिका के बिंदु से रहे, रोडवेज बस स्टैंड के बिंदु से रहे, वो 4 किलोमीटर जाएगा, 4 किलोमीटर वापस हो जाएगा। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर एसएसपी आवास के अंदर पुलिस के जवानों को इस भीषण गर्मी के चलते आम जनता पर रहम आया। ऑटो रिक्शा वाले हों या फिर ई रिक्शा वाले हों, प्रत्येक को रोककर उन्हें ठंडा शरबत पिलाने का कार्य कर रहे हैं। एक आपको बता दें जिसकी आम राहगीर भी भूर प्रशंसा कर रहे हैं। उनका कारनामा आज सड़कों पर देखने को मिल चुका है। तो इटावा से ये खबर है, जहां एसएसपी चौराहे पर ये नज़ारा देखने को मिला। ऑटो रिक्शा वालों को पुलिस वाले खुद अपने हाथों से शरबत पिलाते नजर आए। पुलिस के जवानों में हमदर्दी दिखी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अमरोहा से अगली खबर है, जहां जनपद के कोतवाली डिंडोली क्षेत्र के गांव औरंगाबाद में राशन डीलर की जांच के लिए आए अधिकारियों के सामने राशन डीलर ने दबंगई की। आपको बता दें कि जिले की कोतवाली डिंडोली क्षेत्र के गांव औरंगाबाद निवासी महिला ने कुछ महीने पहले राशन डीलर के खिलाफ जिलाधिकारी के यहां राशन न देने की गुहार लगाई थी, जिस पर एसडीएम महोदय ने सप्लाई इंस्पेक्टर अनिल श्रीवास्तव को जांच हेतु गांव औरंगाबाद भेजा, जहां पर जांच के दौरान राशन डीलर गाली गलौज करने लगा तथा पीड़ित महिला और उसके पति के आदि के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे यह सभी लोग घायल हो गए। विवाद बढ़ता देख सप्लाई इंस्पेक्टर मौके से फरार हो गया। इस बात की शिकायत डीएम साहब से की गई, जिस पर पीड़ित पक्ष कोतवाली डिंडोली आया और राशन डीलर के खिलाफ तहरीर दी। राशन को लेकर विवाद चल रहा था। मेरे भाई की जो घरवाली है वो 4 महीने फरवरी में कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड, और वो हर महीने अंगूठा लगवाते हैं और राशन नहीं देते हैं। इस बात को हमने कहा तो वो घर जाते हैं उनके राशन लेने। डीलर का नाम क्या? डीलर का नाम रजाउद्दीन है, सनोब रजाउद्दीन। घर राशन लेने जाते हैं तो वो बदतमीजी करते हैं। अगर राशन को कहते हैं तो ऊपर से घटतोली भी करते हैं। राशन अगर हमारे 4 यूनिट का 20 किलो बनता है तो हमें 17 किलो देते हैं। मैंने एसडीएम साहब को दी थी और एआरओ साहब को दी थी, और फिर मैं एसडीएम साहब को कल देके आया था। आज क्या मामला था? आज उन्होंने उसकी जांच की पड़ताल करी थी, तो हमारे यहाँ जांच करने के लिए आए तो अधिकारियों ने दूसरा पक्ष सुन लिया, हमारा पक्ष की सुनवाई नहीं करी और अधिकारियों के मौजूदगी में ये हाथापाई हुई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पीलीभीत की रहने वाली किशोरी को लखीमपुर सीतापुर मार्ग पर गांव चिमनी के पास सुबह कार सवार कुछ लोग एक 16 वर्षीय किशोरी को बदहवास हालत में छोड़ गए। यह देख जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचते, इससे पहले ही कार चालक तेज रफ्तार कार लेकर भाग निकले। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची यूपी 112 पुलिस ने किशोरी
को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। किशोरी निवासी सपहा थाना उत्तरी सेहरा मऊ जिला पीलीभीत की बताई जा रही है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। कानपुर से अगली खबर है, जहां चकेरी में एक महिला के अनुसार वह सलमान नाम के युवक से प्रेम करती थी। शादी का झांसा देकर युवक ने कई बार उसके साथ संबंध बनाए। कुछ वक्त के बाद युवक ने शादी करने से मना कर दिया। इस पर उन्होंने सलमान के परिवार वालों से शिकायत की, जिसके बाद परिवार वालों ने युवक के बड़े भाई इमरान से बीते नवंबर 2023 में शादी करा दी। शादी के बाद पति उन्हें किराए के मकान पर लेकर सनिगमा इलाके के चिश्ती नगर में रहने लगा। पीड़िता के अनुसार शादी के बाद ससुराली जन दहेज के रूप में 25 लाख रुपए की मांग करने लगे। विरोध पर वह लोग उसके साथ मारपीट करने लगे। तभी कुछ दिनों बाद महिला को मालूम हुआ कि पति इमरान पहले से शादीशुदा है और उनका एक बच्चा भी है। विरोध करने पर पति ने पहले तो गाली गलौज करते हुए मारपीट की और घर से चले जाने और कुछ देर बाद गाली गलौज और मारपीट करने के बाद कुछ देर बाद फोन करके उन्हें 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने मामले की शिकायत चकेरी थाने में की। थाना प्रभारी अशोक दुबे ने बताया कि तहरीर लेकर मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसने हमसे शादी नहीं करी। वो एक दिन हमको ब्लॉक करके चला गया। उसके बाद इसकी शिकायत लेके हम उसके घर पहुंचे। उसकी माँ बहनों ने सब लोगों ने मिलकर मेरे को दबाव बनाया। हमको मेरे घर छोड़ गए, वापस लाके जा दूंगी और कहा चलो हम आएंगे तुमसे बात करने शादी की। फिर उसके बाद वो लोग आए और हमसे उसके बड़े भाई से शादी मेरी करवा दी। उसके बड़े भाई से शादी करवा दी और उसके बाद वो हमको इमरान से करवा दी। मेरे हस्बैंड का नाम वो हमको लेके चिश्ती नगर में 7 महीने से किराए के मकान में लेके रह रहा। फिर उस बीच में हमको पता चला एक दिन कि 7 महीने हमको हो गए वहाँ पर। उस बीच में हमको पता चला कि वो शादीशुदा है। इस बात का हमने उनसे विरोध किया तो उन्होंने हमको काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा और वो हमको मार पीट के चले गए और फ़ोन पे हमको 3 तलाक दे दी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन की समीक्षा बीजेपी ने शुरू कर दी है। पार्टी यह समीक्षा अभियान लोकसभा चुनाव में पार्टी की कई सीटों पर हार और कम वोट होने को लेकर कर रही है। जिले में जो शुरुआत हुई है वह ऐसी सीट से हुई है जहां 2022 के मुकाबले वोट भी बढ़े हैं। तो ऐसी जगह से इसकी समीक्षा की शुरुआत हुई है, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य व ब्रज क्षेत्र के उपाध्यक्ष हर्ष आर्य ने जिले के पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान विधानसभा सीसा मऊ आर्यनगर और छावनी जहां वोट कम मिले हैं वहां की समीक्षा की गई। कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरीके की कमियां रह गई, जिसके चलते इन विधानसभा वोट में परसेंटेज कम रहा, इस पर विशेष चर्चा की गई। इस बैठक में उत्तर के जिला अध्यक्ष दीपू पांडे, महापौर प्रमला पांडे, विधानसभा संयोजक प्रभारी मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। संगठन की बैठक थी, रूटीन में संगठन की बैठक थी और उस संगठन की बैठक में हम सब अभी 21 तारीख को जो हमारे मंडलों में हर जगह पर योग दिवस की तैयारियों के संदर्भ में उसकी एक हर विधानसभा वाइज चर्चा है। उसी चर्चा के निमित्त आज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में एक व्यवस्था की बैठक की यहाँ पर योजना बनी गई। चर्चा तो ये भी है कि लोकसभा हारने के बाद जिस तरीके से आप विधानसभाओं की बैठक कर रहे हैं वहाँ पे उसकी कमियों को तलाश रहे हैं और उसको दूर करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। नहीं, हम लोकसभा हारे कहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरे के देश में सरकार बनी हुई है। कानपुर में हम आए, कानपुर में हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से यहाँ पर पार्टी चुनाव जीती है। तो उस विषय में कहा भाई हम सत्ता में हैं और सत्ता में पूरे देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार सत्ता में बिठाया है और ये देश की जनता का धन्यवाद है। रुक रही अगली खबर का। खबर हल्द्वानी से, जहां अल्पसंख्यक आयोग द्वारा सर्किट हाउस में जनसुनवाई की गई, जिसमें विभिन्न विभागों और पुलिस से उत्पीड़ित लोगों ने आयोग में शिकायत की थी, जिसमें आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने अधिकारियों के साथ जनसुनवाई करते हुए विभागों के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि उनके पास 55 शिकायतें आई थी, जिसमें 20 शिकायतों पर समाधान किया गया है। साथ ही आयोग की जनसुनवाई में न पहुंचने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है। हमारे पास लगभग 55 मामलों का हमने जो है ये सुनवाई का रखा है आज, और इसमें हमने 20 मामले सुन लिए। 20 मामलों में संबंधित अधिकारी जो उन मामलों से संबंधित थे उनको हमने सुना है। जिन अधिकारियों की लापरवाही और जिन अधिकारियों ने उत्पीड़न किया है
उत्पीड़न अगर साबित होता है तो उनको हमने पहली वार्निंग देनी होती है और विभाग को ये नोटिस दिया जाता है कि आप इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो। एक मामला अल्मोड़े से सना परवीन का था, जिसको 2 वर्ष में न्याय मिला है आयोग के माध्यम से, और उसका उत्पीड़न हुआ था। हमने यहाँ के कुल सचिव को बुलाया था और कुल सचिव को ये आदेश किया है कि आपको लास्ट वार्निंग दी जाती है। ये तीसरा मामला यूनिवर्सिटी का है। अगर इस तरीके के उत्पीड़न यूनिवर्सिटी में हुए तो हम जो हमें अधिकार दिए गए हैं आयोग को, उन अधिकारों के तहत हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगली खबर विकास नगर से, जहां पछवाधून क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही अघोषित विद्युत कटौती को लेकर विद्युत विभाग के खिलाफ जनता के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो वहीं बीते 2 रोज पहले विद्युत कटौती से परेशान बिजली घर का घेराव करने पहुंचे जनप्रतिनिधियों पर विभाग द्वारा कराए गए मुकदमे का भी तीखा विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि पछवाधून क्षेत्र में 5 जल विद्युत परियोजनाएं संचालित होने के बाद भी क्षेत्रीय जनता को अघोषित विद्युत कटौती की मार झेलनी पड़ रही है, जिसके चलते पेयजल व्यवस्था भी लड़खड़ा रही है, जिसके चलते घंटों बिजली भी गुल हो रही है। कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय जनता ने बिजली घर पहुंचकर विभागीय कर्मचारियों का घेराव किया। क्षेत्र में बिजली पानी की जो किल्लत है उसने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। और अभी कल ही की बात है, तमाम जब बिजली कटौती हो रही उससे गुस्साए नागरिकों ने और जनप्रतिनिधियों ने बिजली दफ्तर पे जो धावा बोला वो एक गुस्से की परिणति थी। लेकिन विभाग द्वारा जो मुकदमे जनप्रतिनिधियों पे किए गए, आम जन पे किए गए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारा विभाग से यही कहना है कि विभाग समन्वय स्थापित करके और ये जो गुस्से की परिणति है उस मुकदमे को वापस लेने का काम करे। 1.5 महीने से जिस प्रकार से पूरा पछवाधून विद्युत कटौती और पानी की कमी से त्रस्त है और हमारे क्षेत्रीय विधायक उसके ऊपर एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, अत्यंत निंदनीय विषय है। उसी के संदर्भ में माननीय अधिशासी अभियंता विकास नगर को एक ज्ञापन दिया गया है और उनसे मांग की गई है कि अगर 48 घंटे के अंदर उन्होंने इस क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो उनके कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। इस लोकतंत्र के अंदर आदमी अपनी आवाज़ कैसे उठाएगा? अधिकारी फोन पर उपलब्ध नहीं है, किसी को पता नहीं चल रहा कि क्या समस्या है। बाबूगढ़ क्षेत्र हो चाहे रसूलपुर क्षेत्र हो, 2-2 दिन तक लाइट नहीं आ रही, बिना अघोषित बिजली कटौती की जा रही। अगर वहाँ का कोई जनप्रतिनिधि, वहाँ के कोई लोग वहाँ पे जाके अगर पूछना चाह रहे हैं तो उन पर मुकदमा लिखवाएंगे। इस तानाशाही सरकार के, इस तानाशाही जनप्रतिनिधियों के, इस निकम्मे अधिकारियों से इससे ज़्यादा और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये जिसकी जितनी निंदा की जा सके उतनी निंदा की जाएगी और सभी जनप्रतिनिधि लामबंद होकर, सभी दलीय राजनीति से ऊपर उठ के ऐसे अधिकारी, ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जिनकी शह पर यह काम हो रहा है, उनके विरुद्ध जो है आंदोलन छेड़ना होगा और लोगों को उनकी सच्चाई बतानी होगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर अंतर्गत ढकरानी क्षेत्र में गृह कलेश से परेशान 30 वर्षीय युवक ने अचानक शक्ति नहर में छलांग लगा दी, जिसको डूबता देख पीछे से उसके पिता 58 वर्षीय बालक राम ने भी उसे बचाने के चक्कर में शक्ति नहर में छलांग लगा दी, जिसके चलते दोनों ही व्यक्ति पानी के तेज बहाव में डूबकर लापता हो गए, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी, जिसके चलते मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन किया। लेकिन बरसात के चलते नहर में पानी अधिक होने पर उनका कोई पता नहीं चल पाया, जिसको देखते हुए सिर से आपको बता दें एक बार फिर से एसडीआरएफ और जल पुलिस की मदद से सर्च ऑपरेशन किया गया है, लेकिन रेस्क्यू टीम को दोपहर तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। हमारा कल से चल रहा है, आज हमारा दूसरा दिन है, लेकिन गहन सर्च अभियान चल रहा है और क्या नाम पानी का फ्लो बहुत तेज़ था, इसलिए थोड़ा हमें टाइम भी लग गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम सफलता प्राप्त कर लेंगे है। हमारे जवान पूरे मेहनत से लगे हुए हैं इसमें सर्च अभियान में। और क्या पानी बोट भी उतरेंगे? अभी पानी में हमारी दूसरी 2 बोटें उतरेगी और पूरा हमारा जहाँ पे मेन पॉइंट है वहाँ से लेकर इंटैक्ट तक पूरा सर्च अभियान चलाया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। कल अचानक बदले मौसम ने लोगों को यहां गर्मी से राहत देने का काम किया, तो वहीं तेज अंधड़ ने जनजीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं विकासनगर सहित आसपास के क्षेत्रों में कुछ जगह पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए, तो वहीं डाक पत्थर, बैराज में सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई जाली जगह जगह से उखड़ गई। इतना ही नहीं, शिमला बाईपास मार्ग पर नया गाँव पीलियों के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां अचानक देहरादून की ओर से विकासनगर की ओर आ रही कार कार के सामने एक पेड़ अचानक आ गिरा
जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। कार चालक इस हादसे में बाल बाल बच गया, तो वहीं इस हादसे की वजह से मार्ग काफी देर तक बाधित रहा। समय पर इलाज शुरू होने से गंभीर बीमारी से ग्रसित बीमार व्यक्ति के जीवन को भी बचाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही मामला देहरादून के रहने वाले 44 वर्षीय विक्रम सिंह रावत का है। एम्स के अनुभवी थोरेसिक सर्जन डॉक्टर ने न केवल विक्रम की छाती की मेजर सर्जरी की कर 3 किलो 200 ग्राम का विशालकाय ट्यूमर निकालने में सफलता हासिल की है, वहीं पिछले 1 साल से बीमार चल रहे इस रोगी को नया जीवन भी प्रदान किया है। सर, मैं विक्रम सिंह रावत देहरादून का रहने वाला निवासी। मेरे पिछले 1 महीने से लंग्स के लेफ्ट साइड में ट्यूमर आ गया था, जिसके इलाज के लिए मैं देहरादून के कई हॉस्पिटलों में घूमा, परंतु इलाज संभव नहीं हुआ। बाद में मैं एम्स ऋषिकेश के CTVS विभाग में आया, जहाँ पे मेरे इलाज हेतु डॉक्टर अविनाश एवं डॉक्टर दरबारी की टीम ने बड़े अच्छे ढंग से किया। ये एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है कि एक हमारे पेशेंट हैं मिस्टर विक्रम सिंह रावत, जिनकी चेस्ट में 3 किलो से ज़्यादा का ट्यूमर निकला है। डॉक्टर अंशुमन दरबारी जो हमारे हेड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी हैं, उन्होंने ये एक चेस्ट ट्यूमर है जो निकाला गया है, और उत्तराखंड में इसी जगह ये इस तरह की थोरेसिक सर्जरी जो है वो की जाती है। और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी 10-15 केसेस का बड़े बड़े ट्यूमर्स चेस्ट से निकालने का, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, वो हो चुका है। और मैंने अभी पेशेंट से भी बात की तो वो बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल से उनको प्रॉब्लम हो रखी थी और सांस लेने में मुश्किल थी, क्योंकि 3 किलो का ट्यूमर चेस्ट में होना और उसके साथ सारा काम करना एक बहुत ही मुश्किल की बात है। तो ये एक लेओमायोमा था जो कि चेस्ट में था और बहुत ही सक्सेसफुली इसको निकाल लिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य के महाविद्यालय के छात्र संघ अभिनंदन समारोह में भागीदारी की, जिससे इससे पूर्व आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र व राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता को 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस चुनाव में बहुमत जुटाने के लिए भी पसीना बहाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस बार देश में विपक्ष मजबूत हुआ है तथा भ्रष्टाचार, महंगाई, पलायन जैसे मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज को बुलंद करेगी। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता ने खुलकर मतदान कर जनता को गुमराह करने वाली भाजपा सरकार को करारा जवाब दिया है। कांग्रेस के आगे चुनौती फिर आ गई है कि 2 चुनाव में उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ, तो कैसे जीत पाएंगे? हमें भरोसा है कि लोग इस समय उत्तराखंड में लोकतंत्र को शक्ति देने के लिए कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। लोकतंत्र की गाड़ी 2 पहियों पर चलती है, आपने एक ही पहिए में हवा भरे जा रहे, दूसरे पहिए में हवा ही नहीं भरे जा रहे। आपके सवाल कौन उठाएगा? बेरोजगारी का सवाल कौन उठाएगा? महंगाई का सवाल कौन उठाएगा? जो विकास नहीं हो रहा है, अब गांव के अंदर रास्ते खुदे पड़े हैं, कोई ठीक ही नहीं कर रहा। ये बरसात गाँवों की बड़ी कठिन होने जा रही है। बिजली की कटौती से, अघोषित कटौती से सारा राज्य त्रस्त है। पेयजल का संकट है। जंगलों को आग के हवाले कर दिया गया है, गाँवों को गुलदार के हवाले कर दिया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी ने गुरुवार को आरओ कार्यालय में अपना नामांकन जमा कर दिया। बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए 10 विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र लिए हैं, लेकिन अभी तक केवल भाजपा उम्मीदवार ने ही अपना नामांकन आरओ कार्यालय में जमा किया है। गुरुवार को किसी भी प्रत्याशी के नामांकन पत्र नहीं लिए गए हैं। नामांकन पत्र जमा करने के लिए अंतिम तारीख 21 जून है। आगामी 24 जून को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और 26 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। नैनीताल के जिलाधिकारी सभागार में अध्यक्ष उत्तराखंड बाल विकास संरक्षण आयोग डॉक्टर गीता खन्ना ने बाल तस्करी से आज़ादी 2.0 अभियान विषय में बैठक में बाल तस्करी, चाइल्ड हेल्पलाइन, प्रताड़ित लावारिस खोए हुए बच्चे, बाल संरक्षण, निराश्रित बच्चे,
शिक्षा आदि विषय पर चर्चा की गई। बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि बाल तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह, भिक्षावृत्ति आदि को रोकने के लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। उनकी सुविधा में यही करानी है कि हम उनको रोजगार दे सकें। हमको उनको जो है जितने भी हमारे पास गरीब और हमारा जो पिछड़ा हुआ समाज है उसके लिए जो स्कीम्स हैं उनको डोर स्टेप डिलीवरी देना हमारे लिए आवश्यक है। उनको ये काउंसलिंग करना आवश्यक है कि आप आज छोटे लालच में बच्चे से बाल मजदूरी करा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे शिक्षित करेंगे तो कल को ये सक्षम होके शायद किसी आईटी में ही जाके ये मजदूरी ही करेगा, पर मजदूरी का लेवल बदल जाएगा। आज अगर ये बड़े उम्र में भी 400 या 600 रुपए दिहाड़ी का मजदूर बनेगा, तो अगर वो आईटी के क्षेत्र से इलेक्ट्रिशियन बन के निकलेगा तो शायद वो 1000 रुपए रोज का आदमी बन सकता है। और उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के द्वारा हम उनकी इस प्रॉब्लम को ही तभी लॉन्ग टर्म एड्रेस कर सकेंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के सांसद अजय भट्ट पुनः सांसद बनने के बाद नवनिर्वाचित सांसद अजय भट्ट का पहली बार नैनीताल आगमन हुआ है और भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल रोड में रैली निकाली, जिसके बाद नवनिर्वाचित सांसद अजय भट्ट राज्य अतिथि गृह पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर और पुष्प गुच्छ देकर उनका भव्य स्वागत किया। दूसरी बार नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद चुने जाने पर उन्होंने जनता का आभार व्यक्त करते हुए अजय भट्ट ने कहा कि बचे हुए विकास कार्यों में तेजी लाते हुए जमरानी बांध में आने वाली सभी रुकावटों को दूर कर लिया गया है। जल्द ही जमरानी बांध निर्माण कार्य प्रारंभ करने के साथ ही रानीबाग नैनीताल रोपवे निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को जल्द दूर कर लिया जाएगा, ताकि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रोपवे को बनाने का काम शुरू किया जा सके। मैं नैनीताल उधम सिंह नगर की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक इतिहास पुनः रच दिया। जितने वोट से पहली बार जीता था 2019 में, कोई कमी नहीं करी, उतने ही वोट लगभग दोबारा जिता दिया है। मोदी जी के प्रति जो अद्भुत लगाव था, विश्वास था, अटूट विश्वास, उस विश्वास को बनाए रखा। कि विकास कार्य शेष रह गए हों, जैसे जमरानी बांध एक बहुत बड़ा मुद्दा था 50 साल से। पानी की हाई तौबा इस समय मची हुई है, बिजली नहीं है। इस बात से पानी की भी समस्या का समाधान होगा, बिजली भी मिलेगी। तो उसका अवार्ड नहीं हो पा रहा था, थोड़ी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी। 200 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देने के बाद भी हम नहीं बांट पा रहे थे। मैंने जर्मनी से उनके सेक्रेटरी से बात करी, वो बाहर गए थे, और जो प्रोजेक्ट बनाने वाली एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनको देहरादून भेजा। तो देश के बाद में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का